Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी यह गहरी पड़ताल खास तौर पर उन सभी के लिए है जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सामने है शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी की किताब का पहला अध्याय पारिस्थितिकी, और साथ में हमने रखे हैं पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र, ताकि ये देख सकें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो असल में परीक्षा में पूछा कैसे जाता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी जानकारी। यह विश्लेषण आपको सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो हमें समर्थन देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल हों। आपके सहयोग से ही हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। और यहाँ पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, अच्छा, बल्कि हर वो चीज जो किसी जीव पर असर डालती है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया विचार नहीं है। मतलब ये पहले से मौजूद था? जी, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जैसे वेद और चरक संहिता में पारिस्थितिक सिद्धांतों का जिक्र मिलता है। चरक संहिता में तो साफ लिखा है कि जीवन के लिए हवा, पानी, जमीन कितने जरूरी हैं, और अगर ये प्रदूषित हो जाएं तो बीमारियां फैलती हैं। वाह, मतलब ये समझ तो बहुत पुरानी है। तो अगर हम एक इकोसिस्टम को समझना चाहें तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? किताब बताती है कि पर्यावरण के दो मुख्य घटक हैं। एक है अजैविक, मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक जी, जैसे तापमान, रोशनी, पानी। और दूसरा है जैविक यानी बायोटिक, जिसमें सारे जीवित जीव आ जाते हैं, पौधे, जानवर, सब कुछ। किताब में तालाब की मछली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसका अजैविक पर्यावरण हो गया पानी, ऑक्सीजन, और जैविक पर्यावरण हो गया पानी के पौधे, दूसरे जीव जिन्हें वो खाती है। बिल्कुल। और इन्हीं घटकों से मिलकर संगठन के अलग अलग स्तर बनते हैं। स्तर मतलब लेवल्स? हाँ, लेवल्स। ये एक सीढ़ी जैसा है। सबसे नीचे है एक अकेला जीव, एन इंडिविजुअल। जब एक ही प्रजाति के कई जीव एक जगह रहते हैं तो वो एक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे एक जंगल में सारे हिरन? बिल्कुल। और जब अलग अलग प्रजातियों की जनसंख्याएं एक साथ रहती हैं तो उसे हम कहते हैं समुदाय या कम्युनिटी। तो मतलब जंगल में हिरन, बाघ, पेड़, घास, ये सब मिलकर एक समुदाय हुए? जी, और ये सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये इंटरैक्शन कैसे होते हैं? क्या वे हमेशा लड़ते हैं? नहीं, ये जैविक अंतःक्रियाएं कई तरह की होती हैं। यही तो संतुलन बनाती हैं। जैसे एक है सहजीविता, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा हो। हाँ, जैसे मधुमक्खी और फूल। फिर है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जहां दोनों को नुकसान होता है। और फिर परभक्षण, प्रेडेशन, जिसमें एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। शेर और हिरन की तरह? सही। तो समुदाय के बाद अगला स्तर क्या है? समुदाय के बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जिसमें जैविक समुदाय और उनका अजैविक पर्यावरण दोनों शामिल होते हैं। और इसके बाद आते हैं बायोम, जो बहुत बड़े इलाके होते हैं जैसे रेगिस्तान, और इन सबको मिला के बनता है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। पूरे पृथ्वी जहां जीवन है। जी, ठीक है। अच्छा, इस अध्याय में कुछ शब्द हैं जो थोड़े अकादमिक लगते हैं, जैसे इकोटोन, एज इफेक्ट और निकेत। क्या यूपीएससी सच में इन परिभाषाओं की इतनी गहराई में जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जाता है। अच्छा, यहीं पर एक गंभीर उम्मीदवार और बाकी लोगों में फर्क पता चलता है। इकोटोन दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है। जैसे जहां जंगल खत्म होता है और घास का मैदान शुरू होता है। बिल्कुल। और एज इफेक्ट का मतलब है कि इस इकोटोन में प्रजातियों की विविधता अक्सर दोनों तरफ से ज्यादा होती है। और निकेत, नीश, ये तो अक्सर आवास यानी हैबिटेट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, और यूपीएससी को यही कंफ्यूजन पसंद है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, अगर आवास किसी जीव के घर का पता है, एड्रेस, तो निकेत उसका पेशा है, उसका जॉब प्रोफाइल। आवास बस ये बताता है कि वो रहता कहाँ है, पर निकेत ये बताता है कि वो उस समुदाय में करता क्या है।
क्या खाता है, उसे कौन खाता है, पर्यावरण पर उसका क्या असर है। ये तो बहुत व्यापक है बिल्कुल। और इसका सबूत हमारे पास है। 2013 का एक सवाल है। सवाल सीधा था कि कौन सा शब्द न केवल भौतिक स्थान बल्कि इस समुदाय में जीव की कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। और विकल्पों में इकोटोन, पारिस्थितिक निकेत, आवास सब थे। देखिए, ये यूपीएससी का क्लासिक पैटर्न है। दो मिलते जुलते शब्दों के बीच का बारीक अंतर। सवाल में कार्यात्मक भूमिका शब्द ही वो चाबी है जो पारिस्थितिक निकेत को सही जवाब बनाती है। सही बात है। ये रटने का नहीं बल्कि समझने का टेस्ट है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि एक इकोसिस्टम बनता कैसे है, पर ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है। बिल्कुल। किसी भी इकोसिस्टम के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। 1, ऊर्जा का प्रवाह, 2, पोषक तत्वों का चक्रण और 3, पारिस्थितिक अनुक्रमण। चलिए पहले ऊर्जा के प्रवाह को समझते हैं। किताब कहती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। यूनिडायरेक्शनल। जी, मतलब सूरज की रोशनी से पौधों तक, फिर शाकाहारियों तक और फिर मांसाहारियों तक। ये कभी वापस नहीं जाती। कभी नहीं। और इसे समझने के लिए पारिस्थितिक पिरामिड एक बेहतरीन टूल है। हाँ, संख्या का पिरामिड, बायोमास का और ऊर्जा का। ज्यादातर मामलों में ये पिरामिड सीधे होते हैं, मतलब आधार चौड़ा और ऊपर जाते जाते संकरा। पर इसमें भी एक लेकिन है ना? क्या ये हमेशा सीधे होते हैं? नहीं, और यही वो पॉइंट है जो यूपीएससी को पसंद है, अपवाद। अच्छा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे तालाब में, बायोमास का पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। उल्टा? वो कैसे? क्योंकि वहां जो उत्पादक हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और खा लिए जाते हैं। तो किसी भी एक समय पर उनका कुल वजन यानी बायोमास उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों से कम हो सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा एक और खतरनाक पहलू है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। और ये है भी खतरनाक। जब डीडीटी जैसे केमिकल जो आसानी से नष्ट नहीं होते, वो खाद्य श्रृंखला में घुस जाते हैं, तो हर अगले पोषी स्तर पर यानी हर अगले लेवल पर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। मतलब जहर जमा होता जाता है। बिल्कुल। पानी में मात्रा कम होगी, मछली में ज्यादा, और उस मछली को खाने वाले पक्षी में सबसे ज्यादा। इतनी ज्यादा कि वो जानलेवा हो सकती है। जी, ये तो सच में डरावना है। अच्छा, अब दूसरे कार्य पर आते हैं, पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी सड़क है, तो पोषक तत्वों का प्रवाह एक गोल चक्कर की तरह है। मतलब ये रिसाइकल होते हैं। हाँ, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्व सीमित हैं, तो प्रकृति इन्हें बार बार इस्तेमाल करती है। ये पर्यावरण से जीवों में जाते हैं और जीवों के मरने पर वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं। और यूपीएससी इन चक्रों को मानवीय गतिविधियों से जोड़कर पूछता है। 2019 का एक प्रश्न है जिसमें कृषि मिट्टी से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन और मवेशियों से अमोनिया निकलने की बात की गई है। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन चक्र जानना काफी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इंसान इसे कैसे बदल रहा है। मतलब? जैसे कृषि में ज्यादा खाद डालने से डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ये किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ने का टेस्ट है। सही बात है। तो अब हम आते हैं इकोसिस्टम के तीसरे और अंतिम कार्य पर, पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये समय के साथ किसी क्षेत्र में प्रजातियों की बनावट में होने वाला बदलाव है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति का खुद को बनाने या ठीक करने का तरीका है। और ये 2 तरह का होता है ना? प्राथमिक और द्वितीयक। जी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रमण तो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने जैसा लगता है। एकदम सही। सोचिए, एक ज्वालामुखी फटता है और सब कुछ लावा के नीचे दब जाता है। मीलों तक सिर्फ काली चट्टान, वहां जीवन का कोई निशान नहीं। ये है ग्राउंड जीरो। बिल्कुल। फिर हवा से लाइकेन आते हैं, वो चट्टान को तोड़कर मिट्टी की पहली परत बनाते हैं। इसमें हजारों साल लग सकते हैं। और द्वितीयक अनुक्रमण? द्वितीयक अनुक्रमण उस जगह पर होता है जहां पहले जीवन था पर किसी वजह से नष्ट हो गया, जैसे जंगल की आग या छोड़ा हुआ खेत। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण। यहां मुख्य फर्क यह है कि मिट्टी पहले से मौजूद है। तो ये प्रक्रिया तेज होती होगी? बहुत तेज। पहले घास उगती है, फिर झाड़ियां, और फिर धीरे धीरे जंगल वापस आ जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? शंकर आईएएस का ये पहला अध्याय एक तरह से पूरी परिस्थिति की नींव रखता है। बिल्कुल। ये वो सभी शब्द और अवधारणाएं देता है जिन पर आगे की पूरी किताब आधारित है। लेकिन जैसा कि हमने पीवाईक्यूज में देखा,
यूपीएससी सिर्फ परिभाषाएं नहीं पूछता। नहीं, वो इन अवधारणाओं के बीच के अंतर, उनके अपवादों और उनके असल दुनिया के एप्लीकेशन पर सवाल पूछता है। जैसे निकेत और आवास का अंतर, सीधा और उल्टा पिरामिड। और पोषक चक्रों पर मानवीय प्रभाव। जी, ये वो क्षेत्र हैं जहां गहरी समझ की जरूरत है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। हमने जैविक अंतःक्रियाओं की बात की थी, सहजीविता, प्रतिस्पर्धा, ये सब। हाँ, जो संतुलन बनाती हैं। ये रिश्ते किसी भी इकोसिस्टम के ताने बाने की तरह हैं। अब सोचिए, जब मानवीय हस्तक्षेप जैसे प्रदूषण या शिकार इस ताने बाने के एक धागे को खींच लेता है, तो पूरे नेटवर्क पर असर पड़ता है। बिल्कुल। जब हम इन संबंधों को तोड़ते हैं तो इसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी न हो। और अंत में इसका हमारे अपने अस्तित्व के लिए क्या मतलब है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है, और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये आपके यूपीएससी पर्यावरण की तैयारी के लिए उपयोगी रही होगी। याद रखें, अगर आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमें समर्थन दें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.